नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। हम लोग शुरू से बोल रहे थे कि इस युद्ध में ईरान हावी हो जाएगा बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट्स। मुझे कोई ईरान से लगाव नहीं, मुझे तो उस पर्शिया से लगाव है जो भारत में महाभारत का हिस्सा है। लेकिन मैंने शुरू में आपको बोल दिया था मटेरियल लॉजिस्टिक्स डोंट वर्क आउट। और जिस तरह आपने अमेरिकन मिलिट्री में इंटरफेयर किया अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उससे तो मिलिट्री का मोराल ही डाउन हो गया। आप ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं और क्वेश्चन करते हैं उस जनरल्स के इनपुट्स पे जिनको मालूम है क्या होने वाला युद्ध में। सो जब पेंटागन के चीफ बोलते हैं कि आप युद्ध में अभी नहीं जाइए, वी आर नॉट रेडी, तो ये हाल तो होने ही वाला था। तो आज ट्रंप ने आर्ट ऑफ डील दिखाया और एक देश को की मिलिट्री की सुपीरियरिटी को ही बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद कोई आगे दिखने का चारा नहीं है। अब दुनिया को दिख गया है कि अमेरिका कितना लड़ सकता है। हॉलीवुड मूवीज अब तो मीम्स बनेंगे अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर और कुछ नहीं होने वाला। और जो भी देशों ने उनका साथ दिया अमेरिका का, उन सबके बुरे समय शुरू। जैसे आज सऊदी और बहरीन का जो ब्रिज था उस पर ईरान ने अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। प्लस जो भी डेटा सेंटर्स है इंक्लूडिंग स्टारगेट का एआई फैक्ट्री उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल काम है उसको मैप्स पे, ओके। उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आप नहीं निकाल सकते, वो ब्लॉक साइट है, उसको निकाल लिया। दैट इज अ बिग डील, बिग डील। टारगेट आइडेंटिफाई हो गया। प्लस आपने यूएई के और सऊदी के जितने भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनको आपने मार्क कर दिया। मीन्स इससे जो स्ट्रेटेजी था वो वेरी वेरी, जैसे हम व्यू की बात करते हैं महाभारत में, कुछ व्यू होते हैं जो अंदर की तरफ आपको खींचते हैं, कुछ व्यू होते हैं जो अंदर की तरफ आपको काटते हैं। जैसे मकर व्यू जो है महाभारत में, वो दुश्मन के फैलैंक्स को तोड़ता है, अंदर जाके घुसता है मगरमच्छ के जैसा, विद ए हेवी फोकस ऑन ऑफेंसिव एक्शन। उसी समय एक जो अंदराकार अर्धचंद्राकार जो व्यू होता है महाभारत में, वो अर्धचंद्राकार रूप में होता है, वो आपको खींचता है। वो ही वॉन्ट्स यू टू कम इन द सेंटर। उस व्यू में आपको सेंटर में आना पड़ता है, तब एक सर्कुलर वो में आपके ऊपर अटैक होता है। फिर चंद्राकार व्यू होता है जिसको चक्र व्यू भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप घुस तो सकते लेकिन निकल नहीं सकते, क्योंकि हर पद पे वापस जाते वक्त आपको बाधा पड़ेगी, जिससे अभिमन्यु को मारा गया था। फिर आपका जो होता है जैसे एक गरुड़ व्यू होता है जो आपको पंखड़ियों से मारता है, मतलब कि आपके फलैंग से अटैक होगा बीच में, अगर आप आ गए उस एरिया में, अगर आप आ गए तो ये फॉर्मेशंस होती हैं। इनका भी ऐसा एक स्ट्रेटेजिक आउटपुट था। मैं बोला हमारे ऊपर अटैक होंगे तो पहाड़ों से हम बच जाएंगे, हमारी सुरंगों पे अटैक होंगे, उनको सब मालूम है कहाँ कहाँ पे अटैक होंगे, क्योंकि उन्होंने वो कोऑर्डिनेट्स को रेडियो बीम किया था युद्ध से पहले ही, आइडेंटिफाइड टारगेट्स थे। और तो उधर ही सारे अमेरिकन अटैक्स फोकस हुए। इन्होंने क्या किया, लेकिन उनके लिए, ईरानियों के लिए शौक क्या था कि उनके आयतुल्ला की इन्होंने हत्या कर दी मीटिंग में, वो उनके लिए बहुत बड़ा शौक था। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी प्रोसीजर किया पूरे ईरान में। ईरान एक ओब्लिक शेप में है, ऊपर की तरफ जाता है ऐसे करके, ऑन साइड से अंडा बोल दीजिए कटा हुआ, तो मतलब मैं तो अंडे को फेवर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी देयर इज नो अदर शेप, अंडे की शेप में है और उस तरह उसका शेप है। तो उन्होंने क्या किया, डिसबर्स कर दिया। अब सारे अटैक्स इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मर्डर्स विच ईरानियन विच इजरायली यूएस फोर्सेस डिड, वो उनको उसका आइडिया नहीं था, वो उन्होंने अज्यूम नहीं किया था। तो उन्होंने फेज 2 किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा। तो अब अमेरिकन को पता ही लग रहा है वहां कहाँ से अटैक हो रहा है। प्लस उनके अंदर पूरा इंटरनल मोबिलिटी है अंडर द थिंग्स। अब ईरान और भी मजबूती से तैयारी करेगा। बिलीव मी, इट विल बी इम्प्रेग्नेबल फॉर एनी इन्वेडिंग फोर्स दैट दे शुड डू। इंडिया को भी ऐसे प्लानिंग होना चाहिए। जब शिवाजी महाराज ने मुरुड जंजीरा बनाया था, ऐसे ही प्लानिंग था। हम समुद्र में देख लेंगे, वो लैंड पे लैंड ही नहीं कर सकता कोई फॉरेन इन्वेडर, है जैसे शिवाजी महाराज ने किया था। तो ये भी ऐसे ही है। और ये ज़ोरोस्ट्रियंस थे सारे, ये कोई इस्लामिक नहीं थी। जनरल्स जो थे ये ज़ोरोस्ट्रियंस वाले हैं, सारे इस्लामिक नहीं है वहाँ पे। तो जो प्लानिंग था वो ज़ोरोस्ट्रियन प्लानिंग था।
और जो एक्शन था वो मुस्लिम इस्लामिक एक्शन था। इस युद्ध के बाद मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म या जो हमारे सनातन धर्म का एक पार्ट है, विल इमर्ज एज ए मेजर फेथ इन ईरान, बिलीव मी, मैं बोल रहा हूँ आपको। और अमेरिका का जो प्लान था कि मिलिटरली उसको कॉन्कर कर दो, चला जाएगा, वो पूरा तरह फेल हो गया, बिकॉज देयर इज नो वेयर अमेरिकन कुड एंटर। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं और बाकी कंट्रीज के पास भी हिम्मत नहीं, अरबी लोग के पास हिम्मत नहीं होती। ओके, इससे वेरी मैं आपको फ्रॉम मेरा तो स्टडी, मेरा कोई वॉर एक्सपीरियंस है नहीं, मेरा तो रामायण महाभारत युद्ध का ही स्टडी है सारा। तो ये जो वीरता को हमेशा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी वीर होगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। पांडवों की साइड से कौरवों के वीरों को अप्रिशिएट किया गया, कौरवों की साइड से पांडवों के वीरों को अप्रिशिएट किया गया। अभिमन्यु की कितनी तारीफ की गई, सबने करी तारीफ। इसी तरह भूरिश्रवा की, और जो कौरव के जो वीर थे, अलग अलग वीर थे, सबकी तारीफ की गई कौरवों के पांडवों के द्वारा। देखो कैसा अच्छा युद्ध कर रहा है, कैसे अच्छा युद्ध कर रहा है, क्योंकि क्षत्रिय यही करते हैं। क्षत्रिय अच्छे युद्ध को वो लड़ेंगे अपने प्रिंसिपल्स पे, अच्छा युद्ध होगा तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। ये हमारा सिस्टम है, जैसे स्पोर्ट्स में होता है। अपोजिंग टीम चाहे कितनी भी गंदी हो, उसकी इच्छा कितनी भी गंदी हो, कोई अच्छा खेल खेलता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इस मिलिट्री तरीके से ही देखिए इसको बिल्कुल भी पर्सनल इमोशन से कनेक्ट नहीं करिए। तो मैंने को बता रहा हूँ, इन्होंने फैलेंक्स बना दिए और 31 डिफरेंट डिविजन्स में सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स से पहले की। उनको मालूम था कि अमेरिका उनके कम्युनिकेशंस में घुस सकता है, उनको कर सकता है। और इन्होंने क्या किया, हर एरिया में, हर प्लेस पे, 31 जगहों पे इन्होंने बड़ी मिसाइलें, मिडिल मिसाइलें, छोटी मिसाइलें, तीनों को रख दिया। और मैं ये सब डेटा इनका स्टडी करके एक कहानी एक बना रहा हूँ, तो ताकि जो मुझे समझ में आया मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो उसके बाद वो छोटी बड़ी मिसाइल्स को शेयर किया, और उसके बीच बीच में इन्होंने लगाए, मतलब उन सेंटर्स के बीच में लगाए इन्होंने ऑक्सिलरी सेंटर्स, जो दिखाने के लिए थे, जहां से मिसाइलें दागी जाती थी, और वो पहुंच गई तो पहुंच गई, नहीं पहुंच गई तो नहीं पहुंची। वहां से ड्रोन्स भी दागते थे। तो अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस उस मिडिल में जाके अटैक कर देते थे हमेशा, और बोलते थे हमने ये मार दिया, वो मार दिया। और वो ज्यादातर डेकॉयज थे, वो बड़ी बड़ी मिसाइलों के डेकॉयज थे। तो ये लोग हंस रहे थे कि उधर जाके बॉम्बिंग कर दिया इन्होंने। और साथ में इन्होंने, जैसे वो उस तरफ जा रहे हैं, तो जो एक्चुअल सेंटर्स हैं वहां से उन्होंने इनके एक टूल आता है, उन्होंने बताया था, मेरे पिछले शो देखिएगा, एमजे अगस्टिन विनोद जी ने बताया था। तो उस टूल को लगा के इन्होंने ट्रैक किया इंफ्रारेड से, जैसे लोग बोलते हैं इंफ्रारेड, पर वो नहीं था। तो उस मिसाइल से इन्होंने उसके पीछे की तरफ आक्रमण किया। तो F-35 गिराया, F-15 गिराया, ऐसे गिराया। इस वाहन पे इन्होंने अमेरिकन फोर्सेस की चेक किया। फुल देखिए, बहादुरी और फूलिशनेस में बहुत अंतर होता है। अगर बहादुर व्यक्ति अगर फूलिश स्ट्रेटेजी बनाते है, उसको फूल ही माना जाएगा। ओके, अगर कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति लेकिन इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा तो उसको बुद्धिमान माना जाएगा। इन्होंने एक जगह खोल दी इस वाहन के बाहर, ओके, और इन्होंने इनको अटेम्प्ट किया कि अटैक करें। इन लोगों को लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो कोई देख ही नहीं रहा, 400 किलोमीटर का एरिया है, हम तो इजीली टक्कर करें। और उसके चारों ओर इनके हिडन सेल्स थे, और दैट प्लेस वाज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ देयर मेन सेंटर फॉर देयर मिसाइल्स का। ओके, तो उन्होंने दे पुल्ड देम इन, और जैसे ही उनको एम्बुश किया, इनको भागना पड़ा। इनको फिर इन्होंने मीडिया ने स्टोरी टर्न कर दी, रेस्क्यूइंग ए पायलट। वो स्टोरी भी पूरी खाली थी, और वो स्टोरी कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। दैट वॉज द बिगेस्ट मीडिया, मतलब मीडिया का नैरेटिव को उन्होंने यूज किया। अमेरिकन खुश हो गए। अब जो प्रपोजल इनका, अब देखिए फाइनल प्रपोजल, इन द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज 10 days ago। आपको याद होगा 10 दिन पहले अमेरिका ने अटेम्प्ट किया था इनके एक नॉर्थ नटान्स एरिया के ईस्ट में ऊपर अटैक करने का, जो कि एक्चुअल साइलो। और वहां पर जाते जाते इनका एक B-1 बॉम्बर भी वहां पे आइडेंटिफाई हो गया, B-2 बॉम्बर भी आइडेंटिफाई हो गया विद चाइनीज हेल्प। दैट आइडेंटिफिकेशन इज इटसेल्फ अ डिफीट। तो इन्होंने वहां से पुल बैक कर लिया। ओके, वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट 10 days ago। तभी मैंने एक शो बनाया था, मैंने को बोला था कि ये आगे नहीं जा पाएंगे अभी। फिर दूसरा क्या किया उन्होंने, अब यहाँ तो उनका इंटरनल तैयारी है,
उन्होंने पूरे गल्फ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना शुरू कर दिया कि तुम इधर करो हम इसको बर्बाद करें, तुम इधर करो इसको बर्बाद करेंगे। और अमेरिका का वो झूठ को एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका जब बोल रहा है कि उसके पास तेल की कमी नहीं है, ट्रम्प ने बोला मेरे पास तेल की कमी नहीं है, हमको तेल नहीं चाहिए, उनको आप लोगों को तेल, आप लोगों के बड़ा बड़प्पन कर रहा हूँ, ये झूठ था। अमेरिका पूरी तरह मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे डिपेंडेंट है, उसका खुद का इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया। यहाँ पे आर्को के गैस पंप होते हैं, वेलेरो के होते हैं, ये सारे गल्फ ऑयल पे चल रहे हैं, कैस्पियन सी ऑयल पे चल रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया ने इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दी, चाइनीज मिसाइल दी, और इनको वॉरहेड्स इनके पास पहले से हैं। और इनके पास अभी इन्होंने क्या किया, अमेरिका को डराने के लिए बोला हमारे पास 15,000 मिसाइल्स हैं और 45,000 ड्रोन है। इस नंबर को सुनकर अमेरिका की हवा निकल गई कि हमने तो अभी तक 800 ही टॉमाहॉक फायर किए हैं, इनके पास 15,000 बैठी हुई है, हम कहाँ से लड़ेंगे इनके साथ। ओके, पर ये झूठ था। ईरान के पास उससे भी बड़ा नंबर है। दिस वॉज द स्मॉल थिंग दे सेड। ओके, ये ईरान ने झूठ बोला। ईरान कम बोलते हैं, अमेरिकन ज्यादा बोलते हैं। अमेरिकन के पास टोटल मिसाइल अभी उन्होंने ऑर्डर दिया है $12 बिलियन का, उसका 25% और यूज कर सकें, बस 3,000 ही से टॉमाहॉक मिसाइल से 3-3,500 ही है। तो इसका मतलब तो पूरा एक्सपोज हो गया कोई कितना कम इन्वेंट्री है। 25% आप यूज कर चुके हैं, बाकी जगह क्या होगा। बोलते ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान और चाइना दोस्त बन रहे हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोस्त बन रहा है, किसके लिए चाहिए मिसाइल, किससे युद्ध करोगे। तो इन्होंने वो भी एक्सपोज कर दिया। ओके, नाउ अब पाकिस्तान के साथ क्या किया इन्होंने मैं बताता हूं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को अमेरिकन व्हाइट हाउस ने ट्वीट भेजा कि इसको पोस्ट करो, मतलब एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है। इन्होंने बोला पाकिस्तान को तुम पोस्ट करो कि पाकिस्तान ने बिचौलिया कराया हमारा, और पाकिस्तान वॉज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द वॉर। वो कैसे बिचौलिया करेगा, बोलते पाकिस्तान इज वेल कनेक्टेड। पाकिस्तान किससे कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से कनेक्टेड नहीं है, बलोचियों से कनेक्टेड नहीं है, भारत तो उसको 2 टुक्की नहीं देता, किससे कनेक्टेड है वो। ईरानियन लीडरशिप यूज्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान एक कुत्ते के जैसा है, यूज्ड पाकिस्तान टू कन्वे कि भाई इस बार हम तेल अवीव को नहीं छोड़ेंगे। कल उन्होंने रात में 800 मिसाइल दागी तेल अवीव के ऊपर, 800 मिसाइल, 450 तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, उसमें सब म्यूनिशंस है, वो बदलते, मैं सबको एक एक काउंट करूंगा, डबल कर दूंगा उसका नंबर। इतनी मिसाइल दागी है, तेल अवीव का हाल बुरा है। तेल अवीव आज भी लड़ना चाहता है, सारे उसके प्लेन्स उड़ने शुरू हो गए, वहां से निकाल रहे हैं क्योंकि सारे कितना जगह है आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने। पाकिस्तान को, तेल अवीव को, इजराइल को वही बना देंगे जो गाजा को तेल अवीव ने किया था, इतना मिसाइल्स है। सऊदी अरेबिया को उसको वही बना देंगे जो गाजा था, लेकिन उन्होंने किया नहीं बिकॉज मुसलमान देश इसलिए नहीं किया। यूएई को पूरी तरह इसलिए मारा नहीं क्योंकि वो मुसलमान देश है बस। इजराइल को इसलिए मारा क्योंकि जूइश देश है। दोनों ही एक्चुअली से देखा जाता है एक तरीके, लेकिन ज़ोरोस्ट्रियनिज्म बहुत बढ़ने वाला है, मैं चाहता ही वही कि वो बढ़े। दैट इज द ओरिजिनल पर्शियन कल्चर, वही हमारे हिंदुओं से कनेक्टेड है। हिंदू सनातन धर्म का वो थोड़ा सा उसमें बहुत मतलब कि नाम सब सेम है, फेस्टिवल सारे सेम है, लेकिन वो जिसको हम देवता मानते हैं उसको असुर मानते हैं, ये फर्क है दोनों में, रिवर्स है वो, मतलब कि सुर असुर की कैटेगरी में आ जाता है। उसी की पैदाइश है सारे कल्चर्स। और जब इसने बोला सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे तो भारत को भी गुस्सा आ गया, भाई तुम्हारी औकात कितनी है। आप देख ही रहे हैं अर्णब गोस्वामी के शो और बाकी सबके शो, कितना एंगर है भारत में। जीडी बख्शी का आप एंकर देखिए, जिन्होंने बच्चों को मारा 2 दिन में शुरू में, दैट वाज द वर्स्ट थिंग, और दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, इजराइल का रिवेंज कि तुम्हारे बच्चों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, वो था रिवेंज। अमेरिकन फोर्सेस ने उसको एग्जीक्यूट किया। दैट वाज इटसेल्फ द लूजिंग थिंग, जहां पे वो दे लॉस्ट एवरीबॉडीज सपोर्ट इंक्लूडिंग मेरा भी, कि बच्चों को क्यों मार रहे हो यार, उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का। आपने टारगेट किया बिकॉज जनरल्स के बच्चे थे, दुख होगा, उनका मनोबल टूट जाए, आई अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन वो एक्ट तो बहुत ही खराब हो गया ना। 170 चिल्ड्रन, और एक के बाद एक 2 मिसाइल दागी उसके ऊपर, मीन्स यू आर नॉट प्लेइंग ब्लफ। टॉमाहॉक मिसाइल ऐसी तो नहीं उड़ती रहती है हवा में, उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। 2 मिसाइल दागी वहां पे, तो उसके बाद से सब कुछ बदल गया। उसके बाद तो अब तो ड्रोन्स भी इतने हैं उनके पास, ये अब तो दादागिरी चलेगी।
अब देखिए एग्रीमेंट, देखिए मैं सुनाता हूँ आपको एग्रीमेंट, विल बी शॉक्ड। पहले तो मैं सुनाता हूँ एग्रीमेंट ट्रम्प का, ट्रम्प की स्टेटमेंट। बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसका तो इन लोगों को तो औकात ही नहीं था, of Pakistan, and herein they requested that I hold the Pakistan save their face. Okay, and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of Strait of Hormuz. नहीं तो तेल निकल जाएगा। देखो ना, तेल अवीव बेचारे इजराइल, वो वापस फंस गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव था खत्म नहीं हुआ, और वो ऑब्जेक्टिव निकालने का तरीका भी ठीक नहीं था। ओके, तो अभी सारी जो वाइट फाइल्स थी सब गायब। I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. 2 वीक का मांगा है। इसमें अमेरिकन फोर्सेस रीग्रुप करेंगी और खर्ग आइलैंड पे आएंगी। दे अभी ईरान भी तैयारी करेगा, उसको मालूम है क्या करने वाले। मैं अभी बता दिया आपको, खर्ग पे आएंगे, और इस बार जब आएंगे तो टैक्टिकल न्यूज के साथ आएंगे, क्योंकि कन्वेंशनल कैपेसिटी ऑफ अमेरिका। दिस विल बी अ डबल साइडेड सीज फायर। सीज फायर है, ईरान नहीं मान रहा सीज फायर, ईरान बोल रहा है मुझे एंड ऑफ वॉर चाहिए। The reason for doing so is we have already met and exceeded all military objectives. कल तक तो बोल रहे थे नहीं हुआ है, आज कैसे हो गया अचानक? मतलब सब कुछ ही झूठ था, और अभी बाकी न्यूज भी आ जाएगी इजराइल की जो मैं आपको पहले बताया। And after very long with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East, we received a 10-point proposal and believe it is a workable basis on which to negotiate. ये प्रेजेंट के टर्म्स है, नेगोशिएट कर सकते हैं उसके ऊपर। Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. ये है, बस दोनों साइड प्रिपेयर करेंगी, ये चिंगारी फिर भड़केगी क्योंकि इजराइल वापस उतरने वाला है। On behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for the attention. ये उनका स्टेटमेंट है। अब देखिए स्टेटमेंट उनका क्या है। अब इसमें सऊदी अरेबिया का भी बताऊंगा। सऊदी अरेबिया इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी। जो स्टेटमेंट ईरान का, अब जैसे शहबाज शरीफ को लिखा गया है कि ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, मतलब कि ये यूएस व्हाइट हाउस ही इसको डायरेक्ट कर रहा है कि भाई ये तुम लिखोगे, ये तुम लिखोगे, ये मैं लिखूंगा, मैं ये बोलूंगा, तुम ये बोलोगे। एग्जैक्ट, इसमें कोई मुनीर का, कोई शहबाज शरीफ का कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, दे आर जस्ट द पॉन्स। तो अब ईरान का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मैं आपको बताऊंगा, वो है विक्ट्री वाला स्टेटमेंट है, लॉन्ग मैसेज है विक्ट्री का। वो पढ़ेंगे तो आपका खून खोलेगा, बिल्कुल खून खोलेगा, बिकॉज वो जो लॉन्ग जो मैसेज है ना, दैट इज This is a statement of Iran's Supreme National Security Council Ibrahim Al-Fikr. United States has accepted a humiliating defeat, Iran का statement, and agreed to all of Iran ceasefire conditions, वो true है, ट्रम्प ने भी agree किया, as a basis for future negotiations. Commitment to non-aggression, continued Iranian control over the Strait of Hormuz, acceptance of uranium enrichment, lifting of all primary and secondary sanctions, termination of all resolutions of UN Security Council and the IAEA Board of Directors, payments of compensation to Iran। वो कैसे होगा? $2 million per ship, उसको रीजनेबल माना इन्होंने। नहीं तो अमेरिका कैसे देगा? क्योंकि अमेरिका को मालूम है गलत है, अमेरिका को लेना देना नहीं इस युद्ध से। ये समय नहीं था, समय कोई और होना चाहिए, ये समय नहीं था। आज के बाद से आप देखेंगे, मैंने कल आपको शो में बताया था, ईरान विल बी लाइक वियतनाम, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका इन द रीजन, क्योंकि जो मिलिट्री में जीतता है वही अंत में भोगी होता है। ओके, विड्रॉल ऑफ अमेरिकन कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन। अब फनी देखिए, ट्रम्प ने 8 बजे सुबह बोला टुनाइट विल फिनिश द इरानियन सिविलाइजेशन। ईरान ने बोलता है वी विल रिटेलिएट। ट्रम्प ने 10 बजे बोला वी विल नॉट नेगोशिएट एनी फर्दर। ईरान बोलता है वी डोंट केयर। ये मैसेजेस हैं एक्चुअली। 1 बजे वी आर स्टिल रेडी टू टॉक, अमेरिका बोलता है, ट्रम्प बोलता है, ईरान बोलता है नो फर्दर टॉक्स। 3 बजे ट्रम्प बोलते हैं ऑर्डर्स द पाकिस्तानी पीएम टू रिक्वेस्ट डेडलाइन एक्सटेंशन ऑफ 2 वीक्स ऑन एक्स।
3 बजे अपने 3:30 बजे होंगे सुबह अमेरिका पाकिस्तान में, जगाया कुत्ते को, सुन ले मेरी बात, हट भौंको, थोड़ा सा भौंको। ईरान रिफ्यूजेस टू टॉक 3 PM। 6 बजे ट्रम्प बोलते हैं 8 बजे की डेडलाइन है, 8 PM की, 8 PM ईस्टर्न, मेरे लिए 5 बजे। ट्रम्प एट 6 PM, प्लीज समबडी स्टॉप मी, आई बेग यू, ये बोल रहे हैं लिटरली। और ईरान के जो FM है अराक्ची, उन्होंने ट्रम्प को मास्टर क्लास दिया, इसमें बात ही नहीं किया। सीजफायर वही रिक्वेस्ट करता है जो हारता है। कभी भी युद्ध में देखिए कि जो सीजफायर रिक्वेस्ट करेगा वो हारेगा, लेकिन बार बार ऐसा मौका आपको नहीं आता। पाकिस्तान के लिए भारत को बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। अभी तो नंबर्स आए नहीं है, 6 से 8 हजार तो अमेरिकन कैजुअलिटीज है, डेथ्स नहीं, कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज का मतलब होता है कि इंजोर भी हो सकते हैं, स्ट्रैपनल लग गया, छोटी बड़ी कोई भी हो गया। 6 से 13 हजार कैजुअलिटीज है, और इस समय सारे मिडिल ईस्ट के बेसिस अमेरिकन फोर्सेस खाली कर रही हैं एज वी टॉक। आप बोलेंगे आपको कैसे पता, ये सब मैसेजेस आ चुके हैं। ईरान sets the regulations for rules for the safe passage ships through the Strait of Hormuz. Iran uses the $1 million transit fees per ship for the reconstruction of what war has destroyed. 1 million means 300 से 400 ships अगर डेली गए तो $400 million per day. ईरान का windfall है. Now Iran is going to make money like crazy. समझे आप? $400 million a day. It will be as powerful as any other country in that region, including UAE. अब चाबार पोर्ट का देखिएगा क्या होता है हाल। Okay. No further aggression, complete end to war, halt Israeli strikes on Lebanon, lift all sanctions on Iran. Iran imposes $2 million transit fees on ship, और उसमें से $1 million will go to Oman. तो गल्फ ऑफ ओमान और ये दोनों आगे जाएंगे। Okay, I would like to congratulate from my side. मेरा little knowledge है, कोई experience नहीं है, मैं तो सिर्फ लेखक हूँ, I'm just a writer. Researches on ancient wars only. Congratulations to S. Jaishankar ji and Prime Minister Modi. What a wonderful stand they took. Believe me, from the bottom of my heart I'm saying that, and I'm not a psycho friend. मैं कोई किसी चापलूस नहीं हूँ, मैं उनको बहुत मैंने कन्वर्जन पे तो मैंने आड़े हाथे ही लिया है उन दोनों को। मैंने तो ब्लेम किया है बीजेपी को कन्वर्जन के लिए। ओके, सो डोंट ब्लेम मी ओवर देयर। यूसीसी पे मैं कुछ बोला नहीं, यूजीसी पे, क्योंकि उसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो अंकित जान ने बोल दिया था तो इसलिए मैंने उन्हीं को जस्ट बोला कि आप जो आपको पता है तो बाद में देखते हैं क्या होता है। बट एट द सेम टाइम इंडिया के लिए डेंजर बढ़ जाता है। अब जो है अमेरिका हार गया है, पाकिस्तान सशक्त हो गया है, ईरान सशक्त हो गया है, और तो अफगानिस्तान का प्रॉब्लम में ईरान शायद पाकिस्तान को हेल्प कर दे। तो ये डेंजरस सिचुएशन भारत के लिए। ओके, और जो अमेरिकन चीयर लीडर्स थे भारतीय मीडिया में, सो कॉल्ड मिलिट्री एनालिस्ट, अदर देन MJ Agustin, Vinod, GD Bakshi and Arnab Goswami, people may not like him, but I tell you, he is a very good journalist. जर्नलिस्ट का काम ही ये होता है जो करते हैं। If journalist is pro-government, it is not right. They are supposed to expose. They should be pro-government, but they should also expose. नहीं तो लोगों को सच कैसे पता लगेगा? वो उनके अंदर कैपेसिटी होती है। तो journalists have to be journalists. बिके हुए पत्रकार नहीं, वो तो अलग ही कैटेगरी। पाकिस्तान को बिके हुए, CIA को बिके हुए, तो मेजोरिटी तो मीडिया ऐसी है। तो अदर देन MJ Agustin, Vinod, Arnab Goswami, GD Bakshi, myself, most of the people, they were right on the money. और Indian government is right on the money. उन्होंने बीच का रास्ता लिया and they went through this crisis, और अब जो है भारत की पोजीशन become stronger, but dangers increase for other things. उसका मेरे को चिंता नहीं है। What Iranian military did, India is 10 times more powerful, 10 times. और अमेरिका के सामने वो नहीं टिक पाया, तो ईरानियन मिलिट्री का आधा पावर से चाहिए। अब लोग बोलेंगे अमेरिका के पास बहुत पावर है, अरे क्यों नहीं यूज किया ना, फिर कर देते ना। अमेरिका यूज ऑल देयर पावर व्हाट दे कुड, ओके, ऑल दे व्हाट दे कुड, और कुछ नहीं है पीछे। अगर आप न्यूक्लियर पे आ रहे हैं इसका मतलब और पीछे कुछ नहीं है, समझे आप, इतना ही पावर है। तो इंडिया इज वेल प्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, become a member,
and subscribe to our channel, share the channel. You will always find very independent writers type of analysis, researcher analysis, जो कि 90% एक्यूरेट ही रहेगा, 10% हम गलत जाएंगे, कहीं पे इन्फॉर्मेशन हमें गलत कोट कर दिया, वो गलती तो मनुष्य की हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। इसीलिए तो हम भगवान के साधक हैं कि हम गलती करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और भगवान से बोलेंगे कि थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए, सदगुण में रहें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट शो।